नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार अमर उजाला की जो टीम है वो सत्ता के संग्राम के जरिए बिहार की हर एक विधानसभा सीट पर जाकर वहां का जो चुनावी मिजाज है, बिहार की धरती का इस बार क्या चुनावी मिजाज है, इसे जानने की कोशिश कर रही है। सुबह जो है वो आम लोगों से चाय की चर्चा हुई और जो है बिहार की लालगंज सीट पर क्या इस बार उम्मीद की जा रही है, वहां पर किस तरीके की तस्वीर है, हमने नब्ज टटोलने की जो है वो कोशिश की है। लेकिन अगर वैशाली की हम बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जननी है जो वैशाली की धरती है, आखिर क्या इस बार जो है वो यहाँ के युवा चाह रहे हैं। हर एक अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग विधानसभा सीट के वहां के युवाओं ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, चाहे पलायन का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या फिर लगातार जो सरकारी नौकरी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर दिक्कतें युवाओं के सामने पेश आती हैं। आखिर वैशाली के अंदर लालगंज सीट पर या अलग अलग जो विधानसभा सीटें इस वक्त वैशाली जिले की हैं, वहां पर किस तरीके की दिक्कतें हैं, युवाओं के सामने क्या क्या परेशानियां हैं, इसी के साथ जो है वो शुरुआत करेंगे। कुछ जो युवा हैं वो आप हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके पास क्या दिक्कतें हैं, क्या जो है वो इस बार वैशाली चाहता है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम राठौर। अच्छा विक्रम जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये बताइए कि अगर हम युवाओं की समस्याओं की बात करें, विधानसभा चुनाव में हर एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है अब तो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पार्टियां या गठबंधन चुनावी मैदान में है वो युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम जो है तमाम युवाओं के लिए करने वाले हैं। तो उसके मद्देनजर ये बताइए कि आखिर वैशाली के अंदर, हाजीपुर के अंदर, लालगंज सीट के अंदर क्या समस्याएं हैं युवाओं की? बिहार का युवा क्या चाहता है? समस्या तो कुछ नहीं है। जो 500 फॉर्म भरा लगता था, 100 रुपया करे नीतीश कुमार, और छठवास भी दे रहे हैं, छठवीती भी दे रहे हैं सबको, और बीजेपी की सरकार होना चाहिए। तो युवाओं का जो दिक्कतें हैं, क्या कोई पलायन की समस्या नहीं है? नौकरियां मिल रही हैं? नौकरी मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है पूरे ना। तो यहाँ समस्या खत्म हो गई है? फिर समस्या तो थोड़ा बोड़ा तो रहबे बिहार में अगर नौकरियां मिल रही हैं महाराज, तो फिर बाहर सारे पलायन करने काहे जा रहे हैं? क्यों ये ट्रेनें भरी भरी जा रही हैं? फिर हर कोई वही सवाल पूछता है। सारे के सारे जो विपक्ष वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि छात्र जो है सड़कों पर पिट रहे हैं। पूरा विपक्ष तो लोग मुद्दा उठावे करेगा ना, विपक्ष तो कुछ ना कुछ मुद्दा उठावे करेगा। महाराज वो जो सड़कों पर पिट रहे हैं वो छात्र नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें मिल गई नौकरी, उन्हें वो अपनी मर्जी से पिट रहे हैं। ना उठा क्या नाम है साहब? अजय कुमार। अच्छा अजय कुमार जी, यहाँ पर युवाओं की क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो कोई युवाओं की समस्या है नहीं, सभी युवा ही हैं। क्या बात कर रहे हैं महाराज, युवाओं के बिहार में समस्या खत्म हो गई, तो इस बार मुद्दा जो चुनाव के अंदर युवाओं का है ही नहीं। चुनाव में युवाओं का समस्या है। आप प्लान की बात कर रहे थे अभी एक बड़े भाई से हमारे। पूरे भारत में इतने बेहतरीन तरीके से पूरे नेटवर्क के आधार पर रेल को जोड़ा गया है, आप कहीं भी पढ़ने जा सकते हैं। क्या बिहार में लोग नहीं आ रहे हैं? बिहार में भी लोग आ रहे हैं बहुत सारे शिक्षा लेने के लिए। और आईएएस आईपीएस का जो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे बिहार से ही चुन के जाते हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के लोग? यही हम कह रहे हैं, आपने हमारी बात कही कि बिहार वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस अधिकारी जो हैं वो बनते हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में लोग जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। महाराज कितने आते हैं पटना जो है पढ़ने के लिए? सारे के सारे जो पलायन करते हैं वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर तैयारी करते हैं। डिजिटल पर लोग आ गए हैं। जितने बिहार में हम घूमे, और अभी सुबह बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे बिहार में फैक्ट्रियां लग रही हैं। कौन सी फैक्ट्री लग रही है? बिहार के लोगों को या बिहार के युवा को मजदूर बनाने के लिए फैक्ट्री जो है वो लगाई जा रही है। ट्रेनें भर भर के जो है पहुंचाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। क्या संभव है कि पूरे बिहार में हर एक घर में नौकरी दे देना? आप बताइए। नौकरी के अलावे आपको काम करना ही होगा, स्वावलंबी बनना ही होगा, अपना रोजगार पैदा करना ही होगा, अपना, तभी तो जीविका का साधन बना पाइएगा। हर लोग फैक्ट्री नहीं लगा सकता है ना, हर लोग नौकरी नहीं ना कर सकता है। सब एबिलिटी पर निर्भर करता है, अपना अपना जो योग्यता होता है उसके आधार पर लोग अपना काम करते हैं। और क्या चाहिए लोगों को? फैक्ट्री लगाने की सुविधा, अपना बिजनेस करने की सुविधा, ऐसी योजनाएं चल रही हैं। आप पूरे बिहार में देखिए, आज से 20 साल पहले अनुपात में संख्या कितना लोग बाहर पलायन करते थे, आज कितने लोग कर रहे हैं वो आपको, आप यहाँ सभी लोग युवा ही हैं, आपसे पता कर सकते हैं कि क्या इतना लोग पलायन करते थे पहले और आज कितना कर रहे हैं। आज से ज्यादा पहले लोग पलायन करते थे, आज यहाँ पे काम करते हैं। कम से कम छोटा छोटा रोजगार ही सही, अवसर का तो तलाश तो कर रहे हैं ना। एक बार में आप
पूरा परिवर्तन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तो बहुत तेजी से हो रहा है। उसी छोटे छोटे की बात कर रहे हैं। लोगों से जब चर्चा करते हो कहते हैं यहाँ योजना चल रही है कि टोटो चलाओ या फिर जो है मजदूर बनाओ, ये योजनाएं चल रही हैं। देखिए, आप व्यक्तिगत मानसिकता को कौन बदल सकता है। आप टोटो चलाने योग्य रहेगा तो टोटो ही चलाइएगा। आप हवाई जहाज तो नहीं उड़ा पाइएगा। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आपको शिक्षा लेना होगा, हवाई जहाज चलाने के लिए। क्या भैया क्या नाम है? श्लोक यदुवंशी। क्या कितना योग्य है यहाँ बिहार का जो युवा है? बहुत योग्य है। यहाँ पे मेरी बीजेपी सरकार है जो काम तो कर ही रही है। हम लोग बचपन में थे, स्कूल जाने के लिए पन्निक में जो था किताब कॉपी लेके जाते थे, और आज की जो सिचुएशन है उसमें बैग सरकार ही दे रही है। और प्लस पॉइंट ये बात है कि पहले मैं इंटर में पढ़ने जाते थे, मेरे जो पापा जी हैं या बड़े लोग हैं हमसे, वो कुछ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक पढ़ने जाते थे। आज के समय में देख लीजिए अपने पंचायत में 10+2 तक स्कूल है, सब है, सब सुविधा है। आज देख लीजिए मेरी बहन जो डरती थी कभी जॉब करने के लिए, वो आज 35% आरक्षण के साथ सब जगह लेडीज जो है ऐसे काम कर रही है। ये सब देने के काम बीजेपी सरकार की है। और सी बात है, पहले हम देखते थे, हम भी जाते थे पढ़ने तो देखते थे अच्छा रोड नहीं रहता था, रोड पे देखते थे मार लैट्रिन कुछ कुछ किया रहता हुआ था, उस समय से नाक बंद करके जाना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी का देन है जो हर घर में शौचालय है, हर वार्ड में घर बन गया। पहले आप कितना देखते थे क्या किसी का छत नहीं था, कोई बारिश होता था तो देखते थे कि ऊपर से पानी छू रहा है, कोई कुछ पन्नी लगा दिया, कुछ बोरा लगा दिया, कुछ लगा के रहते थे। आज कौन दिया? ये नरेंद्र मोदी हर घर से हर घर तक पहुंचाने के अपना काम किए। नहीं, चलिए आप बता रहे हैं कई योजनाएं जिस तरीके से का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर ये बदलाव हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप वोट करने की बात करते हैं तो ये समस्याएं तो खुद जो है नीतीश बाबू ही कहते हैं कि हाँ, पलायन की समस्या है, युवाओं को रोजगार की समस्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम जगहों पर मिलना चाहिए। आपने कहा कि स्कूल जो है अब 10+2 बन गया है, लेकिन 10+2 के बाद ग्रेजुएशन भी करता है जो भी आगे पढ़ाई करेगा। कोई इंजीनियरिंग, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। वो जो धरातल बनाया जाना चाहिए था 20 साल में, नीतीश बाबू उसमें कहाँ ठहरते हैं? जी, सब एक बार तो करना नामुमकिन है, धीरे धीरे हो रहा है, फिर होगा, आगे होगा। कर पाएंगे नीतीश बाबू? जी, जरूर करेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि जो 20 साल में नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे, और जो नीतीश बाबू हैं उनका दौर बीत गया। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी हैं, वैसी सरकार जो है वो बिहार का युवा चाहता है। क्या चाहता है युवा? यहाँ हम लालगंज विधानसभा से है, वो अपना तो एक कैंडिडेट फिक्स नहीं कर पाए कि कौन कैंडिडेट उतार पाएंगे हम, वो क्या देश के भविष्य, युवा के भविष्य तय कर पाएंगे? वो एक कैंडिडेट पूरा जो तय नहीं कर पाए, जिसको लोग जानते नहीं है, उसको टिकट दे रहे हैं। तो बिहार को युवा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? युवा कहाँ है? 35 साल 36 साल युवा होता। क्या कितना होता महाराज? 35-36 साल में युवा नहीं रहा। युवा राहुल गांधी अभी तक युवा है। युवा सब दिन युवा रहेंगे, वो सब युवा रहेंगे। तो बिहार को क्या चाहिए फिर? बिहार के युवा को भी बिहार को जो चाहिए, जो मिल रहा, अब देखिए जैसे पटना जाने के लिए लमसम दिन भर भी लग जाता था, एम्बुलेंस जाते जाते वो व्यक्ति का मौत हो जाती थी। रील्स क्रिएटर नहीं चाहिए। पटना के सड़कों पे आप रील बना रहे हैं और कह रहे हैं खुद को कि युवा नेता हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आइए। सौरभ कुमार। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या आप सवाल कीजिए, आप तेजस्वी जी के आपने बोला ना? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी युवा नेता कहाँ से लगते हैं? वो रोड पे घूम घूम के वो रील्स बना रहे हैं, अपने भाई को बेदखल करवाने का काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि वो देश के युवा को संभाल लेंगे। बिहार के युवा को संभाल पाएंगे? वो संभाल नहीं पाएंगे। परिवार उनका संभाल पाया क्या? लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उन्हें बाहर कर दिया तेज प्रताप को। सबसे ज्यादा गलत उनके सरकार में हुई है। आंकड़ा बताते हैं कि उनके सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ है। क्या भ्रष्टाचार हुआ? वो तो नीतीश बाबू कह रहे हैं कि सारे कर्मचारियों के साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर जो गुंडा राज चलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं जंगल राज पे जो है वोट मांगते हैं, गुंडा राज तो यहाँ चल रहा है। यहाँ तो ऐसे भी जात की राजनीति होती है। वो तो अपना कैंडिडेट फिक्स नहीं कर पाए हैं लालगंज विधानसभा में कि टिकट किसको दे पाए। प्रचार कोई किया, टिकट किसी को मिला जिसको लालगंज का जनता जानता भी नहीं है। क्या मतलब बनता है इसका?
तो क्या चाहता है वैशाली का जो युवा है? आप तो राजधानी के करीब बैठे हैं, यहाँ तो सबसे ज्यादा विकास की बात हो रही चाहिए, तो क्या चाहता है युवा जो है इस बार का? तेजस्वी को चाहता है, नीतीश को चाहता है, कौन कर देगा? नहीं, नीतीश ही करेगा, अच्छा, दूसरा से नहीं होने वाला। 20 साल में तो नीतीश बाबू नहीं कर पाए। तो उससे पहले लालू जी भी तो नहीं कर पाए। तो जंगल राज पर वोट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या बदलाव होगा? बदलाव वोट तय करेगा ना, वोट का रिजल्ट आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा जनता क्या चाहती है। समस्याएं युवाओं की यहाँ है या फिर नहीं है? समस्या क्या मेडिकल कॉलेजेस की समस्या, पढ़ाई की, ग्रेजुएशन के बाद की समस्या, पलायन की समस्या, जो यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जाकर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजबूर हैं या फिर नहीं है? तो वो है, तो वो धीरे धीरे सब तो हो ही रहा है ना। पटना आज से 20 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है? मेट्रो भी आ गया है पटना में अब। तो जो आप कह रहे हैं कि बिहार से बाहर जाके पलायन के लिए मजबूर हैं, तो वो चरवाहा विद्यालय के जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर जाने के लिए मजबूर है। लेकिन पिछले 20 सालों में जो हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, जो स्किल्ड युवा है वो अब बाहर नहीं जा रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपना ये लक्ष्य तय करके उस पर काम कर रहे हैं, और जिसमें नीतीश गवर्नमेंट मदद कर रही है। तो पलायन अब नहीं है, पलायन वो है जो चरवाहा विद्यालय था, जो उसके प्रोडक्ट हुआ करते थे, वो पलायन कर रहे हैं। अब के युवा पलायन नहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। जहां कुछ नहीं था, जहां खानदान की राजनीति के वजह से हम नहीं तो हमारी पत्नी नहीं तो हमारे बेटे नहीं तो हमारी बहू, वैसे राजनीति से निकलकर जब विकास की बात होने लगी, चर्चा होने लगी, तो ये विकास होने में ये तो हमारे पास ये विश्वकर्मा जी का छड़ी तो नहीं है जो एक बार घुमाए और सबको बदल दिए, लेकिन विकास के राह पर कम से कम चलना शुरू तो कर दिया बिहार। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिहार के पास क्या था? सड़कें नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थे। आज कम से कम सारे जगह सड़क तो बन चुका है ना। आज बिहार के किसी कोने से एक दिन में पटना जाके वापस आया जा सकता है। ये विकास है, विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। अब आगे की फिर जो नेक्स्ट प्लान होगा उस पर काम करेंगे। तो युवा खुश है, बिहार के अभी वर्तमान के सरकार से युवा खुश है। उनको पढ़ाई के लिए जो चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट थे, उनको सिर्फ 8वां तक और 5वां तक पढ़ाने का उनका योजना था। लेकिन आज नीतीश कुमार के पास ये योजना है कि हमारे अगर पेरेंट्स नहीं सक्षम है तो उनको आज छात्रवृत्ति के नाम पर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर नीतीश ने एक व्यवस्था किया है, एक रास्ता दिखाया है कि नहीं आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप आगे भी पढ़ सकते हैं। तो ये रास्ता तो दिखाया है सर। भाई साहब, जितेंद्र यादव नाम हुआ मेरा। जितेंद्र यादव जी, वो कह रहे हैं कि सड़क बनाकर नीतीश बाबू जो है वो सब बच्चों को, सारे यहाँ के जो युवा हैं उन्हें सड़क पर लाए हैं। जो पलायन करने की जो समस्या पिछले 20 साल में बार बार कहते हैं कि अब विकास करेंगे, अब विकास करेंगे, और आज तक वो विकास का जो आखिर कहाँ पर है, किस पेड़ पर वो चिड़िया बैठी है, वो नहीं पता है। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि 3 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे। तो युवा जो है वो 3 करोड़ नौकरियां लेने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा? और दूसरी बात ये कि 17 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ, तेजस्वी यादव कहते हैं, ये मेरा कोट नहीं है, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 17 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ, सबसे ज्यादा नौकरी देने का हमने रिकॉर्ड बना दिया। नीतीश बाबू जिनके साथ बैठे उनके साथ मिलकर कितनी नौकरियां दी? सबसे पहले आपके सबसे पहला सवाल कि सड़क बना करके युवाओं को सड़क पर ला दिए, तो खुशी की बात तो यह है कि उनके बेटा भी उसी सड़क पर रील्स बना रहे हैं, तो उनके बेटा को भी सड़क पर ला दिए हैं। जिनमें ये एबिलिटी नहीं थी, जो मुख्यमंत्री अपने बच्चे को हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंचा सकता है, वो हमारे देश के बच्चों का, हमारे बिहार के बच्चों का, हमारे जिले के बच्चों का को हायर एजुकेशन की बात कैसे कर सकता है? तो उसी बनाए हुए सड़क पर तो उनका बेटा भी रील्स बना रहा है। ये तो नीतीश के ही बनाए हुए सड़क है ना, नीतीश जी के ही बनाए हुए सड़क है, तो उस पर तो उन्हीं का बेटा रील्स बना रहा है। तो हमारे वो तो चाहते थे कि सब घर में बंद रहे और हम किसी न किसी नाम पर उनको डरा के रोड पर निकलने नहीं दे। आज रोड पर आकर के युवा अपने हर जगह स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज। रोड पर नहीं आएंगे स्कूल कैसे जाएंगे? रोड पर नहीं आएंगे कॉलेज कैसे जाएंगे? रोड पर नहीं आएंगे बिजनेस कैसे करेंगे? रोड पर नहीं आएंगे तो और फिर अलग कैसे जाएंगे? तो ये रोड बनना अच्छी बात है, रोड पर आना चाहिए, घर में दुबक के नहीं रहना चाहिए। तो नीतीश जी ने ये हौसला दिया है, बताया है कि आप रोड पर निकल सकते हो, आप सुरक्षित हो। वो तो चाहते थे कि हमेशा की मर जाए, रोड पर निकले लोग कोई मार दे, कोई छीन ले, इसलिए रोड पर नहीं आते थे। आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए रोड पर आ रहे हैं। तो रोड पर आना अच्छा बात है मेरे अब खुद के ओपिनियन से। अब आगे नौकरी की बात, 17 महीने में नौकरी कहते हैं हमने दिया वो तो अपने नाम पर बिल फाड़ रहे हैं। उसका भी जवाब मेरे पास शायद मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा।
17 महीने में जो उन्होंने नौकरी की बात की है, अभी आपने चर्चा की है 5 लाख नौकरी दिया, वो 5 लाख में बिहार के युवाओं को कितना मिला? डोमिसाइल नीति के कारण, उस समय नीतीश तो उनके साथ थे, डोमिसाइल नीति के कारण हमारे कितने युवा को, बिहारी को नौकरी मिला? बिहार से बाहर वालों ने नौकरी को लूट करके ले गए, क्योंकि यहाँ 90 और 100% वाले स्टूडेंट तो थे नहीं यहाँ, है ना? तो बाहर वाले आकर करके बीएचयू और जेएनयू के प्रोडक्ट वाले आके हमारे यहाँ मास्टर बन गए, है ना? तो नौकरी देने का उन्होंने एक तमाशा किया, उसको संभाले नहीं, उसमें नौकरी देने के नाम पर भी तो घोटाला शुरू हो गया है। हम बराबर पर्चा लीक होने लगा उनके समय लगातार। तो ये भरम है, ये बेवकूफ बनाने वाली मिसाइल नीति का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहते हैं वो तो कॉपी कैट कर रहे हैं। नीतीश बाबू जो हैं वो तो सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। जो योजनाएं नीति जो है तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से शुरू की जानी थी, उनके साथ बैठकर जो बनाई, कह रहे उन्हें ही लगातार जो है पर्चे बांटकर जनता को बता रहे हैं कि वो उनकी है। कह रहे और अगर नया कुछ चाहिए तो तेजस्वी को लाइए। इतना ही अच्छा अगर योजनाकार थे तो मिले पिछले 20 साल के जो उनको मिला जो सत्ता, उसमें वो योजना क्यों नहीं बना पा रहे? तो पढ़ रहे थे तब और भी नहीं रहते ना, 9th तक कहाँ पढ़ रहे थे? 9वीं क्लास तक कौन सा पढ़ाई कर रहे थे? वो भी अगर पीएचडी तक पढ़ जाते, डॉक्टरेट तक पढ़ जाते तो लोग मानते भी कि पढ़ रहे थे, हैं? तो पढ़ भी नहीं रहे थे ना सर। अगर ये बोल रहे थे तो पढ़ भी नहीं पाए ना, वो पढ़ भी नहीं पाए। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार। उसमें एक विषय मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, जो 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, वो 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया या नीतीश कुमार ने दिया? तो हमने दिया। किसी भी परिवार का, किसी भी सरकार का डिसीजन मेकर कौन होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। घर का चपरासी डिसीजन लेगा या घर का मालिक डिसीजन लेगा? उप मुख्यमंत्री तो थे। ये तो नीतीश जी नहीं दिया ना, ये तो नीतीश जी नहीं दिया। 15 साल के लालू राज में क्या मिला? 15 साल के लालू राज में युवाओं को क्या मिला? आपने अभी एक प्रश्न किया हमारे साथी से, जो तेजस्वी जी बोलते हैं जो सड़क बना के देश के युवाओं को रोड पे लाने का प्रयास हो रहा है। कम से कम हमारे युवा आज रोड पर तो आ रहे हैं। एक जमाना वो भी हुआ करता था जब डर से लोग रोड पे नहीं आते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं समझते थे, वो सुरक्षित नहीं समझते थे। तो ये तो एक व्यवस्था बनी। एक बात बताइए, यहाँ पर जब हम युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, आप तो तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, आपने देखा है ना पूरे वैशाली को बदलते हुए। आप तो दावा कर रहे हैं कि नीतीश के राज में जो है पूरी तस्वीर बदली है। युवाओं को क्या पलायन की समस्या है या नहीं है? क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक शिक्षा जो है मिल पा रही है? क्या स्कूलों के अंदर चीजें बदली हैं? क्या ग्रेजुएशन करने की सुविधा, जिस तरीके से बीटेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल ये करने की सुविधा क्या मिल रही है? क्या ये पलायन की समस्या नहीं है कि छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा है, जो दिल्ली का रुख करते हैं, महाराष्ट्र का रुख करते हैं या बड़े बड़े राज्यों का करते हैं? थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी ने आपको जवाब दिया था इस विषय पर। उन्होंने बताया जो कम से कम आज चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट से तो बिहार बाहर आया। एक जमाना वो भी हुआ करता था जो ये पता नहीं चलता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। आज गड्ढे से निकल के हम चलना तो सीखे हैं। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर पंचायत में +2 की व्यवस्था, ये व्यवस्था तो खड़ी हो रही है। एक सोच तो दिख रहा है। उस 15 सालों में क्या दिखा था? सिर्फ एक जात की राजनीति, एक परिवार की राजनीति। हम हट गए, हमारे बेटा को ले आओ, हमारा बेटा नाकामिल हो गया, दागी हो गया, हमारी बहू को ले आओ, हमारी बीवी को ले आओ। मतलब जात भी हैं तो सिर्फ हम इकलौते परिवार के लोग ही जात हैं। पॉलिटिशियन भी हैं तो सिर्फ हम ही एक पॉलिटिशियन है, हमारा ही पूरा परिवार पॉलिटिशियन है। बात क्या है? तो हम समाजवादी हैं। बात हम समाजवाद की करते हैं। विचार हमारा समाजवाद का था। हम आए थे समाजवाद के वाहक बन के, लेकिन यहाँ हमसे बड़ा परिवारवाद तो कोई किया ही नहीं इस बिहार में। कम से कम नीतीश जी ने परिवारवाद की प्रकाष्ठा से तो बिहार को बाहर किया। अभी हाल फिलहाल में जब अमित शाह जी का कार्यक्रम यहाँ बिहार में तय हुआ था, तो पहला व्यक्ति बिहार से नीतीश कुमार थे जिन्होंने ये अनाउंस किया कि ये नहीं चलेगा जो किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री का बेटा, बहू, बेटी को उसके स्थान पर रिप्लेस किया जाए। आखिर ये आवाज किसने उठाया? युवाओं को हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका किसने दिया? और सबसे अलावे कम से कम वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं हुई। आज राष्ट्रवाद की बयार तो चली देश में। हमारे युवा राष्ट्रवाद के विचार से तो जुड़े। राष्ट्रवाद क्या होता है इस बिहार के युवाओं ने ये तो समझा। उस 15 साल में तो कुछ नहीं था, जो सिर्फ वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लगातार पूरे क्षेत्र में घूम भी रहे हैं।
कुछ लोगों का ये कहना है कि चलिए ठीक है, नीतीश बाबू ने काम किया, सड़कों की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, और जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो रफ्तार दिखती नहीं है। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर ही इसी जिले की हम बात करें तो कितनी फैक्ट्रियां खुली, और जिस तुष्टीकरण का जो है आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो भीष्म पितामह बन गए हैं, वो उन लोगों के साथ बैठे हैं और आंखें मूंद कर बैठ गए हैं जिनका परचम जो है इस वक्त सत्ता में बना हुआ है केंद्र का, और उसके बाद बिहार को जो है वो ठगने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं। वोट चोरी जितनी उन्होंने की उनके साथ जो है इस वक्त उसके साथ पूरी तरीके से भागीदार नीतीश बाबू भी हैं। तो अगर इतना ही उन्हें अपने ऊपर भरोसा है तो आखिर क्यों खातों में जो है पैसे डाले जा रहे हैं? सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो वोट चोरी का विषय आखिर है क्या, आप बता सकते हैं क्या? भाई आप बता सकते हैं क्या? हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं इसमें से अधिकतर लोग बेचारे वो तो- सर हाँ, हाँ, बोलिए। हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं इसमें से अधिकतर लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, और मैं आपको बता दूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार लंबे समय से इस आवाज को उठाई जो भारत में घुसपैठियों को बाहर करो, इससे हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, हमारे युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। आखिर किसी शासन सत्ता को चलाने के लिए जो योजना बनती है 10 लोगों के लिए वो 50 लोगों में बट रहा है। और आपको जान के ये खुशी होगा जो हमारे आवाज उठाने के बाद पहली बार भारत के सरकार ने इस बात को माना। जो पहले तो भारत की सरकार बोलती थी, कांग्रेस की सरकार बोलती थी भारत में घुसपैठी नहीं है, लेकिन पहली बार माननीय पी चिदम्बरम जी ने इस बात को स्वीकारा, तत्कालीन गृह मंत्री, जो कुछ घुसपैठी है भारत में। क्या घुसपैठियों को बाहर निकालना, वोटर लिस्ट से नाम काटना, ये वोट चोरी है क्या? कोई बाहरी आके आपके घर में रह रहा है, आप उसको बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, ये बेदखल करने की नीति है क्या? तो मैं समझता हूँ जो इस शब्द कम से कम वो पॉलिटिशियन है, उनका अपना विचार है, वो अपने लाभ हानि के लिए चाहे जो बात गढ़ लें, हम लोगों को शायद इस चीज को सही ढंग से समाज के बीच में रखना सवाल तो पूछा जाना चाहिए उस पे कि भाई जो समाज के लोग हैं या जो युवा हैं वो इसे मानते या नहीं मानते। जैसे आपसे पूछा, आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता। आज हमारे समाज के युवा हो सकता है उन लोगों तक जाकर के इस सवाल को ना पूछ पाए, लेकिन अपने वोट के ताकत से इस बात का करारा जवाब देने का हर संभव प्रयास करेंगे, और ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? जी राजा केसरी। अच्छा, राजा केसरी यहीं के रहने वाले हैं। ये अगर वैशाली की बात कर रहे हैं तो वैशाली का जो युवा है वो क्या चाहता है? विकास ही चाहता है, विकास के अलावा क्या चाहिए? नीतीश बाबू कर रहे हैं विकास? बिल्कुल कर रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास हुआ है। अच्छा, क्या अगर विकास हुआ है वैशाली में? पर्टिकुलर अगर हम लालगंज की बात करें तो यहाँ पे जो सड़क की समस्या थी उस पर पुरजोर तरीके से काम हुआ है, और यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर था उसको भी संभालने का काम किया गया है। जैसे यहाँ पे गुरु नानक मठ बहुत 500 साल पुराना इतिहास है जो कि तबाह हुआ था, उसको भी उभारने का काम किया गया। संस्कृत विद्यालय भी जो कभी किसी नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, जो बनाने का हिम्मत नहीं करते थे कि उनका जो वोट बैंक है वो गड़बड़ा जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी संस्कृत विद्यालय पे काम किया गया है। और बहुत सारी योजनाएं जो आगे चल भी रही है, जो बाईपास जो हमारे लालगंज बाजार में जो बाईपास का जो लंबे समय से डिमांड था उसको भी पूरा किया गया। तो रोड इंफ्रा पे बहुत काम हुआ है। और पर्टिकुलर वैशाली की बात किया जाए तो वहाँ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा संभावना जो था, जो पिछले 20 सालों में मतलब जब उनकी सरकार थी उनमें नहीं हुआ था। आज वैशाली जाकर देखिए, वहाँ जो बुद्ध सम्यक दर्शन जो संग्रहालय बना है, मतलब विश्व के ऐसे आध्यात्मिक गुरु का वो एक स्थान है जिसको पूरा नजरअंदाज किया गया था। आज वहाँ पर 500 करोड़ की लागत से जो संग्रहालय बनाया गया, क्या ये टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि अब उद्योग का भी बात होता है, तो उद्योग के लिए जो सबसे जरूरी जो चीजें होती है वो इंफ्रा का सबसे बड़ा खड़ा करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें बिजली आती है, सड़क आता है, एयरपोर्ट्स आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उद्योग को फलने फूलने में सहयोगी बनते हैं। तो उस पर पुरजोर काम हुआ है। सुधार हुआ है उसमें? बिल्कुल सुधार हुआ है। युवाओं के लिए नौकरी में भी सुधार हुआ है, बेरोजगारी में सुधार हुआ है। जैसे हम पंजाब भी लगभग 6 साल रहे हैं, तो उद्योग का भी बाहर काम करके आए हैं? काम नहीं करते, हम स्टडी करने गए थे। स्टडी करने गए थे। वही मेरा भी सवाल है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी समस्या है, उसमें कितना सुधार है वो भी बताइएगा अपनी बात। जैसे अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला जा रहा है, मेडिकल कॉलेज भी खोला जा रहा है, तो उस चीज को मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरे चीज को एक बार में समस्या को समाधान मिल सकता है, लेकिन उसमें बहुत गिरावट आया है, पलायन में गिरावट बहुत आया है। तो हम पंजाब में थे तो हमने उद्योग को वहां पर देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक जिला में बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाएगी, बड़ी बड़ी उद्योग खुल सकते हैं। तो वहां पे माइक्रो लेवल का जो उद्योग है,
जैसे जिसे लघु उद्योग बोलते हैं। आज हमारे यहाँ जितने भी स्वेटर्स वगैरह, स्वेटर्स का जो लुधियाना से बहुत सारा इम्पोर्ट होता है, तो वहाँ पे लघु उद्योग का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। राजस्थान में भी बिछा हुआ है, मतलब सारे राज्यों में बिछा हुआ है। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री लघु जो योजना है उसके तहत गांव-गांव में माइक्रो स्केल के जितने भी उद्योग है बहुत फल फूल रहे हैं, जिससे युवाओं को नौकरी मिला। अगर हम पर्सनल हमारे बात करें तो हमारा बैग मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे कम से कम हमने 50 लोगों को रोजगार दिया है। और नौकरी समस्या का समाधान नहीं है कि प्रत्येक लोगों को नौकरी दिया जा सकता है, वो रोजगार से ही संभव हो सकता है। जो अगर एक उद्यमी युवा खड़ा होता है, यहीं से सवाल अगला भी हो जाता है कि अगर उद्यम की बात की जा रही है तो बिहार के अंदर वो योजनाएं या फिर वो कोशिशें जिससे युवा जो है अपना काम कर सके या जॉब क्रिएटर बन सके, वैसी क्या चीजें मिल रही हैं? नीतीश बाबू ने क्या किया है उससे कि भाई बिहार का युवा जो है वो भी गुजरात के युवा की तरह बना सके यहाँ पर? इसमें बहुत सारे चीजें फैक्टर्स है, जैसे कि डिजिटल हुआ हमारा भारत। डिजिटल होने से क्या हुआ कि पेमेंट सिस्टम बहुत ही दुरुस्त हो गया कि अगर हमें दिल्ली से माल मंगाना है तो अभी हम पेमेंट करते हैं और ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ जाता है। ट्रांसपोर्ट सुविधा क्यों सही हुआ? चूंकि हमारा रोड इंफ्रा सही हो गया, हमारा एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गया पूरे बिहार में। पहले एयरपोर्ट की संख्या क्या था? मात्र पटना और गया हम जानते थे। आज मुजफ्फरपुर में भी शुरू होने वाला है, पूर्णिया में शुरू हो गया, गोपालगंज में शुरू होने वाला है। तो उद्योग को बढ़ावा देने वाली से फैक्टर है जो उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर कोई व्यापारी को दिल्ली जाना हो, अर्जेंट जाना हो, तो वो ट्रेन से नहीं जा सकते, एयरपोर्ट से ही जाएंगे। तो इंफ्रा को बढ़ावा मिला जिससे उद्योग आगे बढ़ रहा है। हमारे लालगंज में इतनी बड़ी फैक्ट्री खुली है जहां हमको लगता है हजारों वर्कर काम करते हैं। अगर पंचायत लेवल पे जाइएगा तो माइक्रो स्केल का लघु उद्योग बहुत खुला है। माइक्रो लेवल पर काम हुआ है। माइक्रो लेवल भी जॉब क्रिएटर हो सकता है। हाँ, नहीं उसमें कोई दो राय नहीं है। एमएसएमई तो जो है रीढ़ की हड्डी कही जाती है देश के अंदर। क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार। क्या करते हो अभिजीत? अभी स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन। सर की तैयारी कर रहे हैं। यहीं कर रहे हैं लालगंज के अंदर ही या फिर कहीं और जाके तैयारी? हाँ जी, यहीं पे कर रहे क्या हैं। सुविधा मिल रही है कि हम यूपीएससी लेवल का जो तैयारी है वो यहाँ पर कर सकें या फिर जो है पीसीएस की तैयारी कर सकें, और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं छात्र या फिर अलग जो है पटना के अंदर बैठे हुए हैं या बाकी जगह बैठे हुए उनके साथ हम कम्पीट कर सकें? इतनी ऑन तैयारी ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे तो उतना ज्यादा मतलब एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है नहीं। बेसिकली वी ऑल नीड टू गो ऑन ऑनलाइन मीडियम, तो वही एक रीड रह जाती है। ऑनलाइन से पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कम है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पर एजुकेशन के मामले में हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन तक यहाँ पे तो ठीक ठाक हो जाता है, पर उसके बाद अगर आप 12th के बाद हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहो तो अभी तक ट्रांजिशन पीरियड है। वी कैन से कि पिछले गवर्नमेंट के कंपैरेटिव में ये गवर्नमेंट बहुत सारी काम की है, पर ऐसा कहा जाता है कि हम तो मेरा एज है नहीं, पापा लोग बोलते थे कि पहले सिक्योरिटी का इशू होता था, एजुकेशन तो मतलब बहुत आदमी जो परस्यू भी करना चाहते थे वो भी डर के मारे घर से नहीं निकलते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मतलब बोला जाता है कि पहले गड्ढा में था हम लोग का सोसाइटी जो था, उसको भर के आगे का प्रोग्रेस किया जा रहा है। तो हम लोग एक जनरेशन है जो ट्रांजिशन पीरियड में है, तो सफर कर रहे हैं। बट अगर कंक्लूजन में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा जाए तो कोई नहीं कह सकता है कि सिर्फ कांग्रेस में ही करप्ट लीडर है या सिर्फ बीजेपी में ही है, दोनों में है। पर अगर चुनना हो कि अगर करप्ट लीडर्स तो सब जगह है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर लास्ट में चुनना हो कि कोई करप्ट के साथ साथ कम से कम कोई नेशनलिस्ट तो है, तो बीजेपी। और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही सही, नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार बनेंगे? तेजस्वी यादव बढ़िया नहीं लगते? तेजस्वी यादव कभी जब नौकरी की बात करते हैं वो तो नहीं होता है भरोसा, या पापा जो कहते हैं कि जंगल राज था उसमें तो उस पर ज्यादा भरोसा? उसी पे उस पहले का ही सिक्योरिटी वही थ्रेट लगता है, अभी भी लगता है कि पिछले कुछ दिन मतलब जो आप बोल रहे कि उनका टेन्योर था उसमें उन्होंने बहुत सारे सर्विसेज दी हैं, पर उसके साथ उन्हीं कुछ ही टेन्योर में हमारे बिहार में क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा डेवलप, मतलब क्राइम रेट का जो मार्जिन है वो बहुत राइज कर गया 17 महीने में। हाँ जी, इसका आप कह रहे हैं? हाँ जी, मैं मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ता ही हूँ, तो उस टाइम देखते तो आसपास में बहुत सारी घटनाएं हुई हमारे बिहार में ही, न जाने हमारे स्पेशली लालगंज में ही पता नहीं कितनों का मर्डर हुआ, शूट आउट हुआ। लालगंज खुद इस मतलब विद्रोह के कारण कितने के बिजनेस में क्षतिपूर्ति ये सब भी हुआ था। ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। ये जो सुशासन की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले तो ये कहते हैं कि सुशासन बाबू तो जो है वो चले गए, अब नीतीश बाबू के राज में वो नहीं हुआ, अस्पतालों के अंदर गोलियां चल रही हैं, जो व्यापारी हैं उनके घर के सामने मारा जा रहा है। युवा जो है यहाँ का, उसे सुरक्षा को लेकर या यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर वो क्या सोचता है? यहाँ का युवा डेवलपमेंट को लेकर सोचता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट का जो है सबसे बेसिक नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर हुआ है।
डेवलपमेंट सर जो है ये एक छड़ी की चीज नहीं है कि छुए और हो जाए, उसके लिए एक टाइम लगता है। और किसी भी जगह आप अगर दूसरे किसी स्टेट की बात करें, जैसे कि साउदर्न स्टेट्स है, वहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ देखिए कि एक समय था जब बेसिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद वहाँ की सरकारें जो है अलग अलग फैक्ट्री वगैरह जो बात की जाती है वो चीज वहां पर अब डेवलप हुआ। तो ये उन लोगों का 70 साल का रिजल्ट है। लेकिन बिहार जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिस्टोरिकली से लेकर के और जियोग्राफिकली जो भी आप कह सकते हैं, उसमें यहाँ थोड़ी कमी रही है पुराने समय से, और यहाँ इसको छाटा गया है। अब इसका फैक्टर अलग अलग है, लेकिन जो 20 साल पहले का सरकार था तो उस समय जो गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था वो गवर्नमेंट ने किया नहीं, और 20 साल के बाद नीतीश बाबू आए, उन्होंने काम किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये एक लंबे समय का काम होता है। अब उन्होंने बेसिक लेवल का काम तो कर दिया है, अब ये फैक्ट्री वगैरह है तो ये सब करने में मतलब कि थोड़ा समय लगेगा। दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कहाँ होता है? एमएसएमई होता है, जो माइक्रो लेवल पर है। रिपोर्ट्स कहती है कि बड़े लेवल की जो फैक्ट्रियां होती है वो तो आज डिजिटलाइज हो रही है, वो एआई से जुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट हमको लगता है कि कम है। लेकिन सबसे ज्यादा एमएसएमई हो सकता है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप इस समय हो सकता है। और इसमें जो है गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। जैसे कि मुख्यमंत्री के थ्रू जो है 10 लाख का लोन दिया जा रहा है लोगों को रोजगार करने के लिए, उसके बाद फिर 2 लाख का लोन दिया जा रहा है। अभी जीविका वालों का अप्लाई हुआ है 10-10 हजार रुपया का, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है वो चलाई जा रही हैं और युवा को जो है बदला जा रहा है। युवाओं के लिए हो रहा है ऐसा? बिल्कुल हो रहा है। व्यवसाय पर सब जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, व्यवसाय के बारे में कुछ हो रहा है ग्राउंड पर? व्यवसाय के बारे में बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए जैसे सभी लोग बताएं, अभी सब सारे भाई लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, तो वास्तविकता तो यही है कि उसको डेवलप करने के बाद ही एक माहौल क्रिएट किया जाएगा तो व्यवसाय करेंगे ना। आप इतिहास उठा करके देखिए, लालू जी के राज में क्या हुआ, व्यवसाय बिल्कुल फलता फूलता था। और थोड़ा सा और पीछे जाइए आप, सबसे पहले बिहार का विभाजन हुआ, बिहार और झारखंड का जब विभाजन हुआ तो सबसे पहले ज्यादा तो उस समय की गई कि जितना जो क्रीम मटेरियल था वो सब झारखंड में चला गया, माइंस वगैरह जो भी थे वो सब झारखंड में चले गए। बिहार को क्या मिला? बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार में कुछ लोग रोजगार उद्योग जो स्थापित किए हुए थे, तो स्थापित करने के बाद क्या हुआ कि फिरौती, लेवी, अपहरण, हत्या करते करते ये सिलसिला चला कि जंगल राज चरम सीमा पे पहुंचा। तो जो है सो कि अपहरण हुआ उद्योगपतियों का, उद्योगपति के बेटे का हत्या हो गया। बदल गया ये सब, बिल्कुल बदल गया। आप बताइए। और एक माहौल को उसको जो है अपना राज कायम करने के लिए, एक दहशत कायम करने के लिए कि हमारे परिवार का और हमारे जाति का विकास हो, इसको लेकर के जो है लालू जी ने बहुत काम किया, और काम ऐसा किया कि सारा उद्योग यहाँ से पलायन कर गए। आज के डेट में देखिए कि उद्योगपति जो है यहाँ पे आने से डर नहीं रहे हैं, यहाँ पे आकर के माहौल बनाया जा रहा है वैसा कि हाँ, यहाँ आप नीतीश कुमार सरकार की गारंटी है, मोदी सरकार की गारंटी है कि आप यहाँ आइए, आपको सुरक्षा की जिम्मेवारी हम देते हैं। ठीक। आज का जो युवा है, अगर हम वैशाली के अंदर बात करते हैं तो वो ये चाहता है कि जो रफ्तार है वो यहाँ पर बढ़े और दूसरी तरफ जो है वो चीजें जो है यहाँ पर बदलें। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर कुमार है और मैं यहाँ लोकल मीडिया पे, मैंने क्षेत्र में घूमा और देखा युवाओं पे जो आप बात कर रहे हैं, युवाओं की समस्या है, लेकिन उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार भी है। आज फैक्ट्रियों की बात की जाती है, आज हमारे यहाँ एक हॉर्लिक्स फैक्ट्री है, लेकिन वहां आप जाके देखिए कि वहां जो भी उच्च पद पे लोग हैं वो ज्यादातर यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग नहीं है। और वहां लेबर रखने के लिए जो टेंडर दिया जाता है, वहां टेंडर सिस्टम है, कंपनी लेबर नहीं रखता है, टेंडर दिया जाता है, ठेकेदार के अंदर में काम कराया जाता है। ठेकेदार जो है 2 दिन 4 दिन कराएगा, फिर उसको छुट्टी दे देगा। तो ये चीज बंद होना चाहिए। सरकार को जिस तरीके से हर चीज के लिए नीति ला रहा है, उस तरीके से एक नीति लाना चाहिए कि हर विधान क्षेत्र में 2-2 फैक्ट्रियां हो, और उसमें नीति लगाना चाहिए कि वहां के लोकल 80% लोग काम करें, जिससे कि रोजगार की साधन बढ़ेगा। युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि युवाओं क्यों पलायन कर रहे हैं, युवा कुछ हमारी सोच के कारण पलायन कर रहे हैं। आज वैशाली जिले की हम बात करें, लालगंज की बात करें और बिहार की बात करें, तो बिहार में अब बीपीएससी टीचर की बहाली कर दी गई है, और प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई बिहार में कराई जा रही है सरकारी स्कूल में। लेकिन आज जो परिजन होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को निजी स्कूल में भेजने में ज्यादा लाभकारी समझते हैं कि अब अंग्रेजी वो मेरा बच्चा बोलेगा, इसलिए हम निजी में भेज दें। तो पहले हमको खुद को बदलना होगा, लोकल हमको समझना होगा कि हमारे सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा दी जा रही है।
आज हमारे यहाँ लालगंज में रेफलर अस्पताल है। जो स्कूल हैं उनके अंदर स्थिति ये है कि जो टीचर हैं वो उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये जब जनता से हम ये सवाल करते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को काहे नहीं भेजते हो, क्या पहले अधिकारी तो भेज दें अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने लायक, ऐसी व्यवस्था तो बन जाए। सर मैं बता दूं कि सरकारी स्कूल में अब थंब इम्प्रेस से हाजिरी बनती है टीचर का, ऑनलाइन हाजिरी बनती है, उन्हें लोकेशन के साथ भेजना पड़ता है। ये सब एक कहा सुना बात है कि अब टीचर नहीं उपलब्ध है। टीचर भी हैं और पढ़े लिखे टीचर हैं। हमारे बिहार के युवा ही टीचर बने हैं और वो अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे किस तरीके से सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जाती है। लेकिन यही है कि हमें अपनी सोच बदलना होगा। हम निजी स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को भेजना शुरू करेंगे तभी जाकर हर लोग बदलेंगे। हाँ, ये बात सही है कि सरकारी जो नौकरी करने वाले वो निजी में क्यों भेजते हैं। तो ये कहावत है ना कि हमारे दादाजी अगर भगवान को पूजते आ रहे हैं तो हम भी पूजेंगे, भले ही भगवान धरती पे दिखाई दे चाहे ना। अब अधिकारी साहब सरकारी के जगह प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ाएंगे प्राइवेट में। अरे हम तो सरकारी में पढ़ा ले, अच्छी है, वहाँ शिक्षा अच्छा है। जब हम चुनाव के समय आता है हम क्यों नहीं उस नेता से सवाल करते हैं कि आप अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाइए। कोई जनता है जो नेताजी को कहता है कि नहीं आप अपने बच्चे को सरकारी में एडमिशन करवाइए, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। अगर ये शर्त रख दे, कल नेताजी भी अपने बच्चे का उसमें एडमिशन करा देंगे। हमारे यहाँ एक रेफलर अस्पताल है और चलिए मैं वहाँ दिखाता हूँ। वहाँ पे जो बेड का व्यवस्था किया गया है वो निजी अस्पताल से भी बेटर किया गया है। लेकिन वहाँ एक बच्चा अगर जन्म के दौरान मर जाए तो अस्पताल को फूंक देता है, लोग तोड़ फोड़ कर देता है। लेकिन निजी अस्पताल में जाकर चू शब्द नहीं बोल सकता है। कारण है कि निजी वाला जो है अपने 10 वॉलंटियर्स को रखते हैं, मार पीट के भगा देंगे, हर चीज को मैनेज करके रखते हैं। तो हमें समझना होगा कि सरकार अगर कोई सुविधा दे रही है तो उसकी हम अच्छे से इस्तेमाल करें। युवाओं की बात कर रहे हैं ना सर, युवाओं की पलायन, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक पलायन नहीं रुक सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक पलायन पलायन का इश्यू है सिर्फ बिहार के लिए, किसी और स्टेट के लिए भी है क्या? और किसी स्टेट के लोग पलायन नहीं करते हैं क्या? हमने पंजाब में देखा है, बेटर के लिए तो सारा विदेश भागते हैं, सारा पलायन कर रहे हैं वहां से। कनाडा बस रहे, जर्मनी बस रहे, तो बेटरमेंट के लिए तो लोग पलायन करते हैं। और बिहार में जो पलायन रहा है वो तो अंग्रेज के समय से पलायन रहा है, तो समस्या बहुत पुराना है। कि हमारे लालगंज में जो बिहार के वैशाली जिला में आता है तिनपुलवा चौक है, और चलिए मैं वहां आपको दिखाता हूँ। शाम में 5 बजे से वहां पे 4 नेपाल के लोग आए हैं और यहाँ फ्रूट आइटम बेच के, मतलब खाने पीने के आइटम बेच करके, और यहाँ डेली जो है फास्ट फूड के आइटम से 10,000 रुपया कमा रहे हैं डेली। और नेपाल के लोग हैं और यहाँ के लोकल भी 2-4 वो लेबर को रखे हुए हैं। तो हमें तो समझना चाहिए कि नेपाल से जब बिहार में आके हमारे लालगंज जैसे छोटे से शहर में आके वो रोजगार कर रहे हैं तो हम क्यों बाहर जाएं? हम भी यहाँ वही आइटम बेच के तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बदलाव की बात जो है वो युवा कहता है, वो कहता है कि बदलाव हो रहा है, उसकी रफ्तार जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। हाँ, सुधार हर चीज के अंदर गुंजाइश रहती है, वो सुधार जो है वो होगा। और एक उम्मीद जो है वो वर्तमान सरकार से यहाँ का जो युवा है वो जताता हुआ नजर आता है। लेकिन आप लगातार जिस तरीके से अमर उजाला के साथ बने हुए हैं, इसमें आप हमें लगातार फॉलो करते रहिए। अमर उजाला की जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर जाकर। साथ ही साथ अपने राज्य को, अपने जिले को आप फॉलो कीजिए। हर एक खबर आप तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहेगी। इसी के साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अमर उजाला को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमर उजाला बिहार डिजिटल को भी आप फॉलो कीजिए। लगातार अमर उजाला का जो सत्ता के संग्राम के जरिए रथ है वो अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है। आज हर एक तस्वीर जो है वो आपको वैशाली की दिखा रहे हैं। सुबह चाय पर चर्चा हुई, युवाओं से अब बात हुई, अब शाम को मुलाकात होगी। तमाम अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि आम जनता के साथ रूबरू होंगे और समझने की कोशिश करेंगे वैशाली की चुनावी नब्ज को। फिलहाल सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के लिए जोरदार तालियां जो हमारे साथ यहाँ पर युवा इस वक्त जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।